फ्रेंड्स, तो आज की क्लास एक बार फिर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के साथ। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आप सभी को याद होगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करे हम उसे ऑपरेटर कहते हैं। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करे उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते थे, याद है आप लोगों को? हमने ऑपरेटर्स कितने प्रकार के बताए थे? arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, increment operators, decrement operators, conditional operators, bitwise operators और special operators। इस पर अपन ने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दो फॉर्म, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसके भी दो फॉर्म, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइस ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। अब क्या होता है कि जब ये ऑपरेटर्स एक साथ किसी प्रोग्राम में आ जाए तो उस समय में हम किस ऑपरेटर को पहले प्रोसेस करेंगे और किस ऑपरेटर को बाद में प्रोसेस करेंगे, इसका डिसीजन लेना होता है कि हम किस ऑपरेटर को पहले प्रोसेस करें और किस ऑपरेटर को बाद में प्रोसेस करें। इसका निर्णय लेने के लिए ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट्स की स्टडी की जाती है। तो आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। हेडिंग पे गौर करिएगा, प्रेसिडेंट्स एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब है अगर एक ही लाइन में एक से अधिक ऑपरेटर्स आते हैं तो किस ऑपरेटर को पहले प्रोसेस करेंगे और किस ऑपरेटर को बाद में प्रोसेस करेंगे, इसका निर्णय प्रेसिडेंट से लिया जाता है। और अगर सेम प्रेसिडेंट्स के दो ऑपरेटर्स आ गए जिन दोनों का प्रेसिडेंट सेम है तो उस केस में फिर एसोसिएटिविटी की हेल्प ली जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रेसिडेंट्स एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट्स वन। प्रेसिडेंट्स वन मतलब सबसे हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स। अगर ये ऑपरेटर्स आ गए तो सी का कंपाइलर इन्हें सबसे पहले प्रोसेस करेगा। गौर से देखिएगा, इन ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो इन ऑपरेटर्स में हैं पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स और मेंबर सिलेक्शन या पॉइंटर ऑपरेटर्स। ये चार ऑपरेटर का प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब ये सी के कंपाइलर में टॉप लिस्ट पे होते हैं। अगर ये आ गए तो सबसे पहले प्रोसेस होंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है जो केवल एक ऑपरेटर को प्रोसेस करते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। देखिए अब यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, लॉजिकल निगेशन, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, कास्टिंग, डिफरेंस ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। इनमें से कुछ के यूज आपको पता है, कुछ के नहीं पता है। यहाँ पे सी के सभी ऑपरेटर्स के लिस्ट सामने है आपके। तो इन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंट सेकंड नंबर पे आता है, मतलब सबसे पहले तो प्रोसेस किया जाएगा ऊपर वाला और उसके बाद सेकंड नंबर पे इनकी बारी आएगी। इसके बाद ऑपरेटर के प्रेसिडेंट्स एसोसिएटिविटी से जुड़ा हुआ तीसरा आता है नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कौन कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन, ये तीन ऑपरेटर्स जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन, इनका प्रेसिडेंस 3 होता है। 4 पे होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद नंबर आता है बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट का, बिटवाइज शिफ्ट राइट का। 7th देखिए, 5th पर है बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, बिटवाइज शिफ्ट राइट। 6th नंबर पर है रिलेशनल, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। 7th पर है रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वल टू एंड नॉन इक्वल टू। 8th पर है बिटवाइज एंड। 9th पर है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। 10th पर है बिटवाइज
इंक्लूसिव और। 11th पर है लॉजिकल एंड, 12th पर है लॉजिकल और, 13 पर है टर्नरी ऑपरेटर, 14 पर है असाइनमेंट और असाइनमेंट के साथ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, और लास्ट में है कॉमा। अब इनमें जिनका नाम सबसे ऊपर आया है वे सबसे पहले प्रोसेस किए जाएंगे, और जिनका नाम सबसे लास्ट में आया है और सबसे आखिरी में प्रोसेस किए जाएंगे। मतलब सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा 1 वाला और सबसे लास्ट में प्रोसेस किया जाएगा 15 वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉमा का सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस है और पैरेंथेसिस का, पैरेंथेसिस मतलब ये वाला सिंबल, इसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। तो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का चार्ट हमको ये बताता है कि अगर एक ही स्टेटमेंट में एक से अधिक ऑपरेटर आ गए तो किन्हें पहले प्रोसेस करना है और किन्हें बाद में प्रोसेस करना है। तो इसकी बस लिस्ट याद करने की होती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए इसके बाद अपन आगे चलते। डाटा टाइप अपन ने पढ़ लिए थे। डाटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव, डेराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव में आते हैं कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। मैं कल रिवाइज करवा रहा हूँ या पढ़ चुके हैं। डेराइव्ड में आता है अरे, पॉइंटर एंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड में आते हैं इनम, स्ट्रक्चर और यूनियन। और साथ में किस डाटा टाइप की कितनी रेंज है और वो मेमोरी में कितना साइज लेता है और उन्हें प्रिंट करने के लिए कौन सा सिंबल लगता है, इसका टेबल भी आपके सामने है। यही चीज आपको नोट्स में भेजी जा चुकी है। इसके बाद आज एक नया टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, वेरिएबल टाइप्स। वेरिएबल टाइप्स, वेरिएबल विल बी डिक्लेयर इन 3 टाइप्स। पहला है इनसाइड द फंक्शन, सेकंड है इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड सेकंड है आउटसाइड ऑल फंक्शंस। वेरिएबल प्रोग्रामिंग में 3 जगहों पर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। इनसाइड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर। इनसाइड फंक्शन का मतलब है फंक्शन के अंदर। जिन वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वे कहलाएंगे लोकल वेरिएबल्स। दिमाग में फिक्स करिएगा, जिन वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वे कहलाएंगे लोकल वेरिएबल, और जिन्हें सभी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया जाएगा वे कहलाएंगे ग्लोबल वेरिएबल्स, और जिन्हें फंक्शन के पैरामीटर में यूज किया जाएगा वो कहलाएंगे फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अब आपको यहाँ पे फिलहाल अगर यदि फंक्शन का नॉलेज नहीं है तो चीजें बाउंस करेगी, क्योंकि फंक्शन आएगा चैप्टर नंबर 3rd या 4th में। तो देखिए पहली बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, इस चीज को तो फिक्स कर लीजिए। यदि हम फंक्शन बनाएंगे तो लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा तथा ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया जाएगा। ये बात तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल की स्टोरेज क्लास ऑटो होती है, इसलिए इन्हें ऑटोमेटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, दीज वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, इन्हें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बना है void फंक्शन 1, इसके अंदर x को डिक्लेयर किया है तो कहलाएगा लोकल वेरिएबल। तो जिन्हें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए वे लोकल वेरिएबल है। ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक है, इसे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है इसलिए कहलाएगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को क्या बोला जाता है? ऑटोमेटिक वेरिएबल। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स कीवर्ड ऑटो। इनको डिक्लेयर करते समय हम कुछ नहीं भी लिखे, जैसे इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कंप्यूटर अपने आप कंपाइलर्स के आगे ऑटो मान के चलेगा कि इसके आगे ऑटो लिखा हुआ है। अगर हमने इसके आगे कुछ नहीं लिखा तब भी इसके आगे ऑटो माना जाएगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स है जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, इन्हें ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहा जाता है। इनके स्टोरेज क्लास ऑटो होती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, दीज वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन फंक्शन। इन्हें केवल एक ही फंक्शन में जहां उन्हें डिक्लेयर किया गया वहीं यूज किया जा सकता है, एक से अधिक फंक्शंस में उपयोग नहीं किया जा सकता। ये दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा है
कि लोकल वेरिएबल्स को केवल और केवल उसी फंक्शन में यूज किया जा सकता है जहां उन्हें डिक्लेयर किया गया है। फंक्शन के बाहर इन्हें यूज नहीं किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल्स इज क्रिएटेड अपॉन एंट्री ऑफ फंक्शन ब्लॉक। जैसे ही फंक्शन कॉल होता है लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाता है, और जैसे ही फंक्शन क्लोज होता है लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स या ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल के बाद अगला नंबर आता है ग्लोबल वेरिएबल्स का। अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स पे। ग्लोबल वेरिएबल की स्टोरेज क्लास होती है एक्सटर्न, EXTERN, एक्सटर्न। ध्यान से समझिएगा इनके पॉइंट्स को। These variables are declared outside all functions. इन्हें सभी functions के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे एक फंक्शन है फंक्शन 1, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा फंक्शन है ये वाला फंक्शन 2, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वेरिएबल को ना तो इसके अंदर डिक्लेयर किया ना इसके अंदर किया, दोनों के बाहर डिक्लेयर किया है, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल है। ध्यान से देखिएगा ये सबसे पहले फिर पुराना वाला डिलीट कर दें। तो यहाँ पे ये रहे ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल को आप देखिए गौर से, तो ये फंक्शन की देखो बाहर है ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे x लोकल वेरिएबल है क्योंकि फंक्शन के अंदर है वाला। यहाँ पे y भी लोकल है क्योंकि फंक्शन के अंदर है। तो x एंड y लोकल वेरिएबल है, लेकिन g दोनों फंक्शन से बाहर है, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल है। तो जो फंक्शन के अंदर होगा लोकल वेरिएबल होगा, जो फंक्शन से बाहर होगा ग्लोबल वेरिएबल होगा। जो फंक्शन के अंदर होगा उसकी स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिकली ऑटो हो जाएगी, और जो बाहर होगा उसकी ऑटोमेटिकली एक्सटर्न हो जाएगी। आप लिखो या ना लिखो, इसके आगे कंप्यूटर मानेगा कि एक्सटर्न लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सटर्न लिखा हुआ है, कंप्यूटर मानेगा। और इसके आगे आप कुछ नहीं भी लिखो तो कंप्यूटर मानेगा कि इसके आगे ऑटो लिखा हुआ है। यहाँ ऑटो इमेजिन किया जाएगा, यहाँ ऑटो इमेजिन किया जाएगा, और यहाँ पे एक्सटर्न इमेजिन किया जाएगा। तो सिंपल सरल भाषा में जिन्हें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जिन्हें फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया जाता है ग्लोबल वेरिएबल होता है। इन वेरिएबल्स को एक्सटर्नल वेरिएबल भी बोला जाता है। इनकी एक्सटर्नल क्लासेस एक्सटर्न होती हैं। इन्हें एक से अधिक फंक्शंस के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। दीज वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शंस ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के सारे फंक्शन ग्लोबल को यूज कर सकते हैं, लोकल को वही यूज कर सकता है जिसमें उसको डिक्लेयर किया गया है। We should avoid use of unnecessary global variables. बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती कि आप ग्लोबल वेरिएबल बनाएं। ग्लोबल वेरिएबल स्पेशल कंडीशन बनाते हैं, अदरवाइज अपन अधिकांश वेरिएबल को लोकल रखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सप्रेशन। आप प्रोग्रामिंग में बार बार सुनेंगे, मैं जब समझाऊंगा कि एक्सप्रेशन है वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट ऑपरेटर्स इज नोन एज एक्सप्रेशन। वेरिएबल कांस्टेंट और ऑपरेटर से मिलकर बनती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, कई प्रकार की एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, सिंपल है। जो एक स्टेटमेंट, देखो हिंदी में अपन वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य के बाद उपवाक्य होता है और शब्द होते हैं। शब्द से मिलकर उपवाक्य बनता है, उपवाक्य से मिलकर वाक्य बनता है। इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, वर्ड से मिलकर क्लॉज बनती है, और क्लॉज से मिलकर स्टेटमेंट सेंटेंस बनता है, क्लॉज से मिलकर सेंटेंस बनता है। इसी प्रकार से सी में सबसे छोटा है टोकन। टोकन से मिलकर बनती है एक्सप्रेशन, टोकन से मिलकर बनती है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन से मिलकर बनता है स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन से मिलकर बनता है स्टेटमेंट। तो एक्सप्रेशन कितने प्रकार की हो सकती है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, और लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। सिंपल। अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइप कन्वर्जन आना चाहिए। टाइप कन्वर्जन का मतलब है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप पे कन्वर्ट करना। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप पे कन्वर्ट करना। चलिए, तो डाटा टाइप कन्वर्जन अपन समझ रहे हैं। टाइप कन्वर्जन,
Type conversion is a way to convert variable from one data type to another data type. एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कन्वर्जन कहलाता है। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कन्वर्जन कहलाता है। टाइप कन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, एक है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पर कुछ नोट्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है, हालांकि ये अभी टाइप कन्वर्जन के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे नहीं डाली है। आप यहाँ से स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं या टेलीग्राम में कुछ दिन बाद आएगी तो वहां से नोट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ध्यान से देखिएगा, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है। इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग, ये प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग में किया जाता है। वाइडनिंग का मतलब है छोटे डाटा टाइप को बड़े डाटा टाइप में। जैसे इंटीजर एक छोटा टाइप है, लॉन्ग इंटीजर एक बड़ा डाटा टाइप है, तो इंटीजर से लॉन्ग इंटीजर कंप्यूटर की जब मर्जी हो, जब आवश्यकता होगी कर लेगा। तो छोटे से बड़ा होना कहलाएगा वाइडनिंग, वाइड यानी चौड़ा करना। इट परफॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग। We can understand the conversion with following diagram. There is no data loss in this type conversion. चूंकि छोटे से बड़े में किया जाता है जिसमें डाटा का लॉस नहीं होता। एक बात अच्छे से समझना, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हमेशा छोटे से बड़े में होता है और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में हो सकता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन अपने आप होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन अपने आप नहीं होता, हम करवाते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन चूंकि छोटे से बड़े में होता है, जैसे कि अपन एक ग्लास का पानी जग में डालें, पूरा चला जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा, तो डाटा लॉस नहीं होगा। लेकिन जग का पानी यदि ग्लास में डालें तो हो सकता है कि जग में ज्यादा पानी हो, ग्लास में कम पानी हो, तो एक्स्ट्रा पानी गिर जाए नीचे, मतलब डाटा का लॉस हो सकता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में किसी भी प्रकार के डाटा का लॉस नहीं होता है। इस चीज को फिक्स करिए। ध्यान से समझिएगा। इस डायग्राम को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना। सबसे छोटे डाटा टाइप होते हैं शॉर्ट और कैरेक्टर। ये लेते हैं 1 बाइट, मैंने आपको चार्ट भेजा हुआ है। 1 बाइट लेता है शॉर्ट और कैरेक्टर। इंटीजर लेता है 2 बाइट या 4 बाइट। ये देखो, ये 1 1 वाले, ये लेता है 2 बाइट्स। अनसाइंड 2 बाइट लेता है लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा है, मैंने टेबल भेजा हुआ है, चेक कर लेना। 2 बाइट ही लेता है लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा है। लॉन्ग इंटीजर लेता है 4 बाइट्स। अनसाइंड इंटीजर भी 4 बाइट लेता है लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा है। फ्लोट लेता है 4 बाइट। डबल लेता है 8 बाइट्स और लॉन्ग डबल लेता है 10 बाइट्स। मतलब ये छोटे से बड़े, अगर छोटे से बड़े की ओर कन्वर्जन हो रहा है, छोटे से बड़े की ओर, एक प्रोसेस कहलाएगी प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग। ये प्रोसेस कहलाएगी प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग और ये होता है अपने आप, इसलिए कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें टाइप कन्वर्जन अपने आप होता है तो कहा जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ये अपने आप होता है। अगर आपको बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, रिवर्स प्रोसेस, तो इसके लिए बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको अलग से करवाना पड़ेगा। एक कहलाएगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक कहलाएगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट अपने आप होगा, एक्सप्लिसिट हम करवाएंगे। इम्प्लिसिट अपने आप होगा, एक्सप्लिसिट हम करवाएंगे। ध्यान से, इम्प्लिसिट अपने आप होगा, एक्सप्लिसिट हम करवाएंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के टाइप कन्वर्जन हुए, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन शॉर्टर टू लॉन्गर, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन लॉन्गर टू शॉर्टर। इसे कहेंगे प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग, प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग।
इसे कहेंगे प्रोसेस ऑफ नैरोविंग, प्रोसेस ऑफ नैरोविंग। प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग में डाटा का लॉस नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग में डाटा का लॉस नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ नैरोइंग में डाटा का लॉस होगा, प्रोसेस ऑफ नैरोइंग में डाटा का लॉस होगा। डन, आया? अगर आता है तो जरा कमेंट में क्लिक कर दिया करो, कुछ कमेंट्स कर दिया करो, थोड़ी सी एक्टिविटी नजर आनी चाहिए आप लोगों की। तो ये था टाइप कन्वर्जन, दो प्रकार का, इम्प्लिसिट तथा एक्सप्लिसिट। तक की बात? वेरी गुड। तो चलिए अपन इसके आगे चलेंगे। देखिए अब आता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, ये जो है अभी हमने पढ़ा था, इसमें डाटा का लॉस होता है, तो इट इज आल्सो नोन एज कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को कास्टिंग कहते हैं। इसे इसमें वाइडनिंग भी हो सकती है और नैरोइंग भी हो सकती है। वाइडनिंग मतलब छोटे से बड़ा, नैरोइंग मतलब बड़े से छोटा। इसका तरीका देखो ऐसे है, किसी भी डाटा टाइप का नाम ब्रैकेट में लिख दो, पैरेंथेसिस में लिख दो, किसी एक्सप्रेशन के सामने। जैसे कि ध्यान से समझना, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। एक वेरिएबल है सम, इसमें 17। एक वेरिएबल है काउंट, उसमें है 5। दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के। और एक मीन वेरिएबल है, मीन वेरिएबल का डाटा टाइप डबल है। तो हमने लिखा यहाँ पे सम डिवाइड बाय काउंट, मतलब 17 में से 5 डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट है इसमें चले जाएगा मीन में। तो हमने कहा कि ये जो टाइप कर रहे हैं दोनों इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर टाइप के थे, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। 17 में से 5 डिवाइड करेंगे, 17 में से 5 का भाग देंगे तो दशमलव वैल्यू आएगी। पर चूंकि दोनों इंटीजर टाइप के, तो डाटा का लॉस हो जाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू लॉस हो जाएगी। तो हमने सामने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? डबल। गौर से देखिएगा, हमने सामने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? डबल। जब हमने सामने पीछे ब्रैकेट में डबल लिख दिया तो इसका फायदा क्या होगा? अब ये वैल्यू पॉइंट वाली वैल्यू उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो हमें पॉइंट वाली वैल्यूज रिजल्ट में आएगी। जब मैं आज को प्रोग्राम रनिंग करके दिखाऊंगा तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर हमने जो ब्रैकेट में डबल लिखा है, ये कहलाएगा, जो ब्रैकेट में हमने डबल लिखा हुआ है, ये कहलाएगा टाइप कन्वर्जन। यही कहलाएगा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो यहां पर ये जो डबल लिखा हुआ है, ये टाइप कन्वर्जन की लाइन है। धीरे धीरे क्लासेस थोड़ी आगे जाएंगी, पिछला बार रिवाइज करते रहिएगा। चलिए इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक। अब चलते हैं अपन आगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम। हम सी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसमें कुछ इनपुट जाता है, कुछ आउटपुट जाता है। इस केस में जो std in है, ये कीबोर्ड से जुड़ी हुई स्ट्रीम का नाम है। जो std out है, ये जुड़ती है स्क्रीन से, यानी कि मॉनिटर से। और stderr, जिसमें कि एरर डिस्प्ले होते हैं, ये भी जुड़ती है स्क्रीन से। तो इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स या फाइल्स। अब अपन आगे चलते हैं। सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनके द्वारा हम एक कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं और एक कैरेक्टर आउटपुट कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं और एग्जाम में कॉमनली पूछी भी जाती है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है गेट ch। इसे हर प्रोग्राम में अपन ने यूज करते हुए देखा है। This function used to get या read single character from standard input device। इस फंक्शन के द्वारा हम एक कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं। देखो इसे यूज करने का फॉर्मेट क्या है? ch get ch, ch get ch। ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा। एक प्रोग्राम आपको यहाँ पे इस बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दो हेडर फाइल है, स्टूडियो एंड कोनियो।
इंटीजर मैन प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होगा। एक वेरिएबल आपने बनाया है ch। ch इज द नेम ऑफ वेरिएबल, अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा। printf इंटर अ कैरेक्टर, मैसेज आएगा एक कैरेक्टर इंटर करिए। अब आप कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप करोगे किस में डाल देगा, ch में। जैसे आपने टाइप किया मान लीजिए कैपिटल A, तो ch में डाल देगा A। तो ये जो गेट ch फंक्शन है, एक कीबोर्ड से टाइप किए गए एक कैरेक्टर को वेरिएबल ch में रख देगा। प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करेगा, तो इंटर कैरेक्टर इज %c ch की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट ऐसे मिलेगा, इंटर अ कैरेक्टर। आपने टाइप किया जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जी, तो यहाँ मैसेज आ गया इंटर्ड कैरेक्टर इज जी। इंटर्ड कैरेक्टर इज जी। ये कौन सा फंक्शन पढ़ा आपने, गेट ch। गेट यानी इनपुट करो, ch यानी कैरेक्टर। अब अगला फंक्शन गौर से देखना, लगभग सिमिलर फंक्शन है, थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अगला फंक्शन है गेट char, नहीं सॉरी सेकंड है गेट che। ध्यान से गेट che, यहां पे जो e है, गेट मतलब इनपुट लो, ch मतलब कैरेक्टर, e फॉर इको। e फॉर इको मैंने कहने के दिया होगा आपको इस चीज का मतलब। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गेट सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस विथ इकोइंग। देखो e फॉर इको करना, तो ये इको करता है, ध्यान से। लगभग वही प्रोग्राम है, देखना स्टूडियो कोनियो प्रोग्राम मैन से स्टार्ट हुआ। एक कैरेक्टर वेरिएबल ch, इंटर अ कैरेक्टर, आपने लिखा गेट ch। जैसे ही आपने लिखा, देखो आउटपुट पे गौर करना, इंटर अ कैरेक्टर जैसे आपने टाइप किया यहां भी जी टाइप हुआ और यहां भी जी टाइप हुआ। इस वाले प्रोग्राम में, इसके ऊपर वाले प्रोग्राम में देखिएगा, इंटर अ कैरेक्टर यहां देखो जी टाइप नहीं हुआ। जब अपन कीबोर्ड से टाइप करते हैं तब अपन ने जी प्रेस किया था, इसने प्रिंट नहीं किया, प्रिंटफ ने जी को प्रेस किया। लेकिन इसने क्या किया, नीचे वाले प्रोग्राम में देखें आप, नीचे वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा है देखें, यहां पे अपन जो टाइप करें यहां भी प्रिंट हो रहा है, यहां भी, मतलब अपन ने जी एक बार प्रेस किया पर दो बार प्रिंट हो रहा है। एक बार जी किसने प्रिंट किया, गेट चे ने, और एक बार प्रिंट किया किसने, प्रिंटफ ने। ये प्रोग्राम मैं आपको रनिंग कंडीशन में भी दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आता है गेट char। इस फंक्शन को मैक्रो वर्जन फंक्शन बोला जाता है। ये फंक्शन थोड़े ज्यादा फास्ट काम करते हैं। सेम वही चीज है, देखना कुछ भी अंतर नहीं आने वाला है। दो हेडर फाइल प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होगा, यह एक स्पेस होना चाहिए तो जो नहीं है, गेट char, फिर स्पेस के साथ ch है। मैसेज आया इंटर अ कैरेक्टर, जो भी टाइप करोगे गेट char उसको किसमें डाल देगा, ch में। इंटर्ड कैरेक्टर इज पुट char, उसको प्रिंट कर देगा। तो गेट char एक कैरेक्टर कंप्यूटर के कीबोर्ड से वेरिएबल में इनपुट करने के लिए, और पुट char आपके कैरेक्टर की वैल्यू को मॉनिटर में प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से कैरेक्टर्स पे काम करने के लिए आपके पास कितने फंक्शंस हो गए, गेट ch, गेट che, गेट char, पुट ch और पुट char। इस प्रकार से 5 फंक्शन है। पुट char की वर्किंग भी पुट ch जैसी ही है। क्या करेगा, गेट char से इनपुट किया, पुट char उसको प्रिंट कर देगा। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के फंक्शंस हो गए, 5 टाइप्स के। ठीक है यहां तक। इसके बाद दो स्पेशल फंक्शन का डिटेल वर्जन अपन समझेंगे, एक तो printf का, एक scanf का। लेकिन चलो अपन सबसे पहले कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं। अब अपन अपना कोड ब्लॉक ओपन करेंगे। कोड ब्लॉक एक IDE है जिसमें हम सी प्रोग्राम बनाते हैं। टर्बो C++, कोड ब्लॉक, विजुअल स्टूडियो, बहुत सारी IDEs है। IDEs वे एप्लीकेशंस होती है जिनके द्वारा हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अभी अपन जिस IDE का यूज कर रहे हैं उसका नाम है कोड ब्लॉक। आप इसको नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने कोड ब्लॉक ओपन होके आ गया।
यहाँ पे अपने कोई छोटा सा प्रोग्राम ओपन करते हैं। चलो ठीक है, 2 हेडर फाइल्स तो अपन हमेशा लगाते ही लगाते हैं। कौन कौन सी? stdio.h और conio.h। प्रोग्राम किससे स्टार्ट होता है? मैन से। हम मैन का टाइप वॉइड भी दे सकते हैं और इंटीजर भी दे सकते हैं। अगर मैन का टाइप वॉइड दिया तो नीचे रिटर्न 0 नहीं लिखना होता, लेकिन यदि मैं यहाँ पर इंटीजर लिख दूंगा तो यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 लिखना होगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। प्रोग्रामर को सब प्रकार से प्रोग्राम बनाते आना चाहिए, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं कि अपन ये नहीं लिखेंगे वो नहीं लिखेंगे, कैसे बना सकते हैं, राइट। चलिए अपन यहाँ पे अपन सबसे पहले गेट ch और पुट ch की वर्किंग देखते हैं। प्रिंट एफ एक मैसेज प्रिंट करेंगे अपन यहाँ पे, एंटर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एंटर करिए। अब जो भी कैरेक्टर एंटर किया जाएगा वो एक वेरिएबल में जाना चाहिए, तो वेरिएबल अपन ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। कैरेक्टर किसी भी नाम का कैरेक्टर बना सकते हैं। अपन कैरेक्टर का नाम देते हैं मान लो ch, तो ch नाम का एक स्पेस बना, एक वेरिएबल बना। अब उस वेरिएबल में अपन ने कितना क्या लिख दिए? इंटर कैरेक्टर। अब जो भी हम टाइप करेंगे वो किस में चले जाना चाहिए? ch में। ch नाम का एक स्पेस बनाया हमने, एक मैसेज प्रिंट करवाया इंटर और कैरेक्टर। अब जो भी टाइप करेंगे ch में चले जाना चाहिए। उसके लिए हम किसका यूज करें? गेट ch का, गेट ch। ठीक है, और किस में वैल्यू रखनी है आपको? ch में। लास्ट में आप ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए अपन ने प्रोग्राम किए थे ना अभी, यहाँ पे सेम टू सेम वही वाला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। गेट ch वाला, गेट ch। कोड ब्लॉक एक और फैसिलिटी देता है कि इस पे आप कट कॉपी पेस्ट आराम से यूज कर सकते हैं। नहीं ले रहा है फिलहाल, सेटिंग की थोड़ी दिक्कत है। चलिए एक कैरेक्टर वेरिएबल ch, इसके बाद हम इसमें वेरिएबल डालना चाहते हैं। वैल्यू किसमें आना चाहिए? ch में। तो अपन लिखेंगे ch असाइन पुट ch के ब्रैकेट में ch आता है, यहाँ पे खाली रहेगा। जो भी टाइप करोगे ch में जाएगा। उसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ ले लीजिए। प्रिंटफ कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए क्या लेंगे? %c। किसके वैल्यू प्रिंट करनी है आपको? ch की। पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। गलत जगह लग गया हो तो ठीक कर लो। तो देखिए मैन एक कैरेक्टर वेरिएबल ch, इंटर अ कैरेक्टर, जो भी टाइप करेंगे ch में जाएगा। प्रिंट एफ ch की वैल्यू को प्रिंट करेगा। गेट ch ये प्रोग्राम को रोके रखने के लिए, ये इनपुट लेने के लिए, ये तो अपने प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। प्रोग्राम को रोके रखने के लिए रिटर्न 0 बाहर। चलिए इसको ट्राई करते हैं कि प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन हो जाए। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिया है, इसको अपन रन करते हैं। इंटर अ कैरेक्टर, देखो मैंने टाइप किया ए, तो देखो यहाँ पे ए लिखा गया। अच्छे से प्रोग्राम समझ में आया इसलिए थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ। इंटर अ कैरेक्टर, आप जो भी टाइप करोगे यहाँ ले लेते हैं \n। ध्यान रखना /n नहीं लेना, कई बार आप लोग /n ले लेते हैं। \n और यहाँ लिख देते हैं कैरेक्टर इक्वल्स टू। देखो अभी ए लाइन सबसे पहले मैसेज प्रिंट करेगी इंटर अ कैरेक्टर। अपन जो भी टाइप करेंगे वो ch में जाएगा और कैरेक्टर इक्वल्स टू अगली लाइन पे ch जो भी अपन टाइप करेंगे उसको प्रिंट करेगा। चलिए फिर से चलते हैं बिल्ड में जाकर के, बिल्ड एंड रन अपन ने किया, प्रोग्राम रन हुआ। देखो आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ गया इंटर अ कैरेक्टर। ध्यान से देखना, मैं कीबोर्ड से भी केवल कैपिटल A टाइप करने वाला हूँ। मैंने टाइप कर दिया,
तो देखो इसके आगे ए नहीं लिखा रहा है, गौर से देखो, यहाँ ए लिखा नहीं आ रहा है, नीचे लिखा है कैरेक्टर इक्वल्स टू ए। इस आउटपुट को याद रखना, इंटर अ कैरेक्टर, यहाँ पे ए नहीं लिखा आया था, कैरेक्टर इक्वल्स टू ए। मैं इस प्रोग्राम को चेंज करके यहाँ पे गेट सी एच की जगह में गेट सी एच ई लिखने वाला हूँ। अब ये प्रोग्राम हो गया गेट सी एच ई का, ठीक है, ई फॉर इको। ध्यान से देखना, बहुत माइनर अंतर आने वाला प्रोग्राम है, लगभग दोनों प्रोग्राम सेम है। मैं दोबारा से इसको रन कर रहा हूं, देखिए आपके स्क्रीन पे आउटपुट है इंटर अ कैरेक्टर। मैं फिर से ए टाइप करूंगा, देखो यहां भी ए टाइप हुआ और नीचे भी ए आ गया, यहां भी ए टाइप हुआ और यहां भी ए आ गया। तो इसको किसने प्रिंट किया? गेट सी एच ई ने। और इसको किसने प्रिंट किया? पुट सी एच ने, प्रिंट एफ ने। प्रिंट एफ ही लिया था ना, हाँ प्रिंट एफ ने लिया था। आई बात समझ में? तो ई फॉर इको होता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम प्रिंट एफ से ही प्रिंट करें, अपन पुट सी एच से भी प्रिंट कर सकते हैं। अपन इसको हटा देते हैं और अब अपन लेते हैं यहाँ पे पुट सी एच। पुट सी एच किसको प्रिंट करना है? तो अपने को सी एच की वैल्यू प्रिंट करना है। लास्ट में सेमीकोलन लगाना भूलना नहीं। एक बार फिर से गौर से आउटपुट देखना, देखो एंटर अ कैरेक्टर, कोलोन है, जो भी टाइप करेंगे गेट सी एच ही फंक्शन सी एच में डाल देगा, पुट सी एच की वैल्यू को प्रिंट करेगा। मैंने प्रोग्राम को रन किया, बिल्ड रन, एंटर अ कैरेक्टर। मैं केवल एक बार टाइप कर रहा हूं, बस सिंगल बार टाइप करूंगा, लेकिन देखो डबल ए आ गए। डबल ए क्यों आए? एक बार गेट सी एच ई के थ्रू और एक बार पुट सी एच के थ्रू, क्योंकि गेट सी एच ई फंक्शन इनपुट भी करता है आउटपुट भी करता है। अच्छा, अगर मैं यहां से इस ई को हटा देता हूं, अब प्रोग्राम के आउटपुट को दोबारा से गौर करना, ठीक है। मैं ए टाइप करूंगा, देखो एक ही बार ए आया, दो बार नहीं आया। गेट सी एच ई में दो बार आ रहे थे, इसमें एक ही बार आ रहा है। आ रही बात समझ में? जैसे गेट सी एच ही काम करते हैं एग्जैक्टली पुट सी एच, यहाँ पे हटा के पुट सी एच आर का प्रोग्राम कर लो, गेट सी एच आर का ए आर लगा देना। ये माइक्रो वर्जन फंक्शन से प्रोग्राम थोड़ा फास्ट चलेगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा कितना फास्ट हो गया। बाकी प्रोग्राम सेम काम करने वाला। देखो हमने रन किया ऐसे, हमने टाइप किया, सपोज अपन टाइप करते हैं ए, फिर मैं इंटर करूंगा तो नीचे आउटपुट आ गया, देखो ए। इस बार आउटपुट इंटरप्रेस करने के बाद आया है। तो हमें सिंगल कैरेक्टर पे काम करने की कितने फंक्शंस हैं? गेट सी एच ई, गेट सी एच ई आर, ये तीन इनपुट के लिए है। पुट सी एच और पुट सी एच ई आर आउटपुट के लिए। पर ध्यान रखना है सारे के सारे फंक्शंस केवल और केवल सिंगल कैरेक्टर पर ही काम करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो आज की क्लास इतनी ही। अगली क्लास में अपन प्रिंटफ और स्कैनफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से कोलो के प्रोग्रामिंग पैरेलल करते रहिएगा। घर पे जो लैपटॉप हो या मोबाइल पे प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम बनाते रहिए, थ्योरी अच्छे से याद करते रहिए। और कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।